हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा कंपनी या भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा की जा रही है, जो कि वीडियो का आज तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हमने अपनी पिछली दो वीडियो में यह जाना था कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1786 और चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा कंपनी को धीरे धीरे अपने शिकंजे में कैसे ले रही थी या कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। आज हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को जानने से पहले संक्षेप में पिछले एक्ट के कुछ बिंदुओं का हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 को जानेंगे हम। 1773 के बिंदु थे, देखिए क्या क्या बिंदु थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले क्या काम हुआ था उसमें? जो बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ चुकी थी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आई थी। दूसरा काम उसमें हुआ था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई थी, यानी ये बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तीसरा पॉइंट क्या हुआ था इसमें कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और नंबर 4 पॉइंट क्या हुआ था इसमें कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने या रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए यह अधिनियम आया था, 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद हमने जाना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। इसमें क्या क्या प्रावधान थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में? इसमें सबसे महत्वपूर्ण था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया था, की नियुक्ति की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, जिसमें 6 सदस्य थे। ध्यान रखना, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसमें 24 सदस्य होते थे। निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नियंत्रक मंडल कहा गया था। इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटकर भारत में दोहरा शासन आया था। अब हमने जाना था कि COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे वो भारत में रहते थे और व्यापारिक मामलों को देखते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे यानी नियंत्रक मंडल, उसमें 6 सदस्य थे और इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक मामलों को देखते थे। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी समितियों की सदस्यों की संख्या इसके द्वारा कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्यकारी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1786। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर इन सबको डिटेल से कवर कर सकते हैं। तो 1786 के चार्टर एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी। गवर्नर जनरल को क्या दी गई थी? वीटो पावर दे दी गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति को, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति को वीटो पावर कौन से अनुच्छेद द्वारा दी गई है। तो चार्टर एक्ट 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी, यानी गवर्नर जनरल अब
अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। उसको यह वीटो पावर दी गई थी। देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जा रहा था 1786 में, तो कॉर्नवालिस ने यह कहा था कि मैं गवर्नर जनरल बनकर चला तो जाऊंगा इंडिया, लेकिन अभी भारत में या भारत के शासन में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, क्योंकि उसको अमेरिका में सेनापति रहने का अनुभव था। कॉर्नवालिस इससे पूर्व अमेरिका में सेनापति रहा था, तो उसके अनुभव को देखते हुए गवर्नर जनरल की थोड़ी और शक्ति बढ़ा दी गई। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। तो ध्यान रखना, गवर्नर जनरल को वीटो पावर कॉर्नवालिस के द्वारा दी गई थी, यानी कॉर्नवालिस के अनुभव के कारण दी गई थी ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार द्वारा। और कौन से एक्ट द्वारा? चार्टर एक्ट 1786 के द्वारा। फिर हमने देखा था चार्टर एक्ट 1793 को देखा था हमने। 1793 में क्या किया था? इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1773 के बाद 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था कंपनी के कार्यकाल को। और अब क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन जो इंग्लैंड में रहते थे, अब उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, जैसा कि हम प्रत्येक एक्ट को जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, इसी प्रकार सबसे पहले हम 1813 के चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि को जानेंगे। आखिर इस एक्ट को लाने की ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश राजा को क्यों ज़रूरत पड़ी थी? तो देखिए दोस्तों, एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 से ही भारत में व्यापार करने का पूरा हक दे रखा था, पूरी छूट दे रखी थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1600 से ही भारत में व्यापार करने का पूरा हक दे रखा था। आपने पढ़ा भी होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार के मामले में मोनोपोली थी, अर्थात एकाधिकार था। मोनोपोली यानी एकाधिकार था, यानी कि कंपनी में व्यापार करने के लिए और अदर कंपनियां और ब्रिटिश की अन्य कंपनी या व्यापारी भारत में व्यापार करने नहीं आ सकते थे। तो इसका अर्थ यह था मोनोपोली यानी एकाधिकार का। तो भारत जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यानी ब्रिटेन के लिए सोने की चिड़िया था। तो यहाँ से कपड़ा, मसाले, चाय सब कुछ यहीं से मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1800 के आसपास, उस टाइम पर जो 1813 की आसपास की बात है ये, तो यूरोप में एक तूफान उभर रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टा। तो ध्यान रखना, नेपोलियन, ये नाम ध्यान रखना, नेपोलियन का आपने नाम सुना भी होगा। तो पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उस टाइम पे एक तूफान उभर रहा था। क्यों उभर रहा था ये? कि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का था, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का था, और उसने यूरोप के कई देशों को जीत रखा था उस टाइम पर। तो यानी अपने अधिकार में ले रखा था, बहुत सारे देशों को उसने अपने अधीन कर रखा था। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस और ब्रिटेन में तनातनी रहती थी। फ्रांस और ब्रिटेन जो थे, ये मान लीजिए ये यूरोप है और यहाँ पर ब्रिटेन है और यहाँ पर फ्रांस, ऐसा मानकर चलिए आप। तो ये ब्रिटेन एक द्वीपीय देश के रूप में है, एक द्वीप के रूप में है, और जबकि फ्रांस जो है मेन यूरोप में है। तो इनके बीच तनातनी रहती थी। जबकि नेपोलियन जो था, ये नेपोलियन फ्रांस का था, तो वो ब्रिटेन पर अपना अधिकार करने की कोशिश करता था। उसने यूरोप के बहुत सारे देशों को जीत रखा था, लेकिन वह ब्रिटेन को भी अपने अधीन करना चाहता था। अब जो ब्रिटेन वाले थे,
यहाँ पर ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन मानकर चलिए आप, ये फ्रांस मानकर चलिए, ये वाला। तो यहाँ इन दोनों के बीच एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल है, तो ध्यान रखना इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच पड़ता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो ब्रिटेन वाले इस इंग्लिश चैनल को पार करके ही यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो अब क्या तनातनी तो रहती थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से परास्त करना चाहता था, आर्थिक से भी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से परास्त करना चाहता था। तो नेपोलियन को एक रास्ता दिखा इसमें कि यदि ब्रिटेन को हराना है तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए या दबा दिया जाए या तोड़ दिया जाए आर्थिक रूप से। तो उसने सोचा अगर मैं यदि इसको ब्रिटेन को आर्थिक रूप से हरा दूंगा, आर्थिक रूप से दबा दूंगा, तो वह ऑटोमेटिक स्वतः ही राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, तो उस पर जीत हासिल की जा सकती है। तो इस काम को करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में, नेपोलियन ने 1806 में एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ध्यान रखना कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी महाद्वीपीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि महाद्वीपीय व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1806 में, और क्यों लागू की गई थी, ब्रिटेन को हराने के लिए। तो ये एक मुख्य विषय है और मेंस का टॉपिक रहता है महाद्वीपीय व्यवस्था। तो जो उसने यूरोप के देशों से कहा ब्रिटेन को हराने के लिए कि कोई भी यूरोप का देश ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। मतलब इस महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा क्या कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कि यूरोप का कोई भी देश, यानी जो जो उसके अधीन देश थे, कि इनमें से कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा। उस महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा यह उसने कहा नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो अब सोचिए उस टाइम पर जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई हुई थी और नेपोलियन ने यूरोप का दरवाजा बंद कर दिया। भाई औद्योगिक क्रांति वहाँ पे ब्रिटेन में आई हुई थी, सारे सामान बन के तैयार थे। अब उस टाइम पर ही उसने क्या कर दिया, बोनापार्ट यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप का दरवाजा बंद कर दिया ब्रिटेन के लिए। तो अब ब्रिटेन के कपड़ा व्यापारी और उद्योगपति जो थे बुरी तरह फंस चुके थे, बुरी तरह लपेटे में आ चुके थे या फंस चुके थे, क्योंकि उनके पास माल के ढेर तो लगे हुए थे लेकिन बेचने के लिए उनके पास क्या नहीं था, मार्केट यानी बाजार। तो बाजार ब्रिटेन के पास नहीं था। तभी इसी बीच में ब्रिटेन व्यापारियों की ओर से ब्रिटेन व्यापारियों और उद्योगपतियों की नज़र भारत पर पड़ी। लेकिन दिक्कत एक थी, भारत का दरवाज़ा जो पहले से किसने बंद कर रखा था, मोनोपोली द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उसके अलावा और कोई व्यापार वहाँ कर नहीं सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो एकाधिकार प्राप्त था, मोनोपोली प्राप्त थी। तो अब क्या हुआ, अब ब्रिटेन के व्यापारी हुए, उद्योगपति हुए और सांसद जो थे वहाँ के ब्रिटिश संसद के, उन तीनों ने मिलकर संसद पर दबाव डालने लगे। ब्रिटेन के व्यापारी हुए, उद्योगपति और सांसद मिलकर दबाव डालने लगे संसद पर कि अगर हमें बचाना है तो कंपनी का एकाधिकार को तोड़ो और भारत का बाजार सबके लिए खोलो। तो और इसी बीच जब इसका देखा, एक और समूह उभर रहा था मिशनरियों का, तो उन्होंने भी, वो भी इसी लड़ाई में कूद पड़े। इसी बीच जब वो संसद पर दबाव डाला जा रहा था व्यापारियों और उद्योगपतियों और सांसदों द्वारा, तो एक समूह और कूद पड़ा बीच में। कौन? चर्च और मिशनरी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू किया कि हमें भी भारत जाना है और वहाँ जाकर शिक्षा और धर्म प्रचार करना है, हमें भी वहाँ जाना है, शिक्षा और धर्म का प्रचार हमें करना है। उन्होंने क्या मुद्दा रखा ब्रिटिश संसद में? उन्होंने कहा कि हम भारत जाएंगे, वहाँ जो भारत के असभ्य लोग हों
और अंधविश्वास जो फैला हुआ है, आडंबर जो फैला हुआ है, हम इंग्लिश शिक्षा वहाँ पर देंगे और लोगों को सभ्य करेंगे। अब इस कंपनी चाहती नहीं थी कि यहाँ पर मिशनरी आए, चर्च या मिशनरी कोई भी समूह आए। वो क्यों नहीं चाहती थी इनको आने के लिए? वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि अगर उनके दिमाग में फिट थी बात कि अगर मिशनरी द्वारा भारतीयों को यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दी गई या पाश्चात्यीकरण किया गया, पाश्चात्य का मतलब जो आज के फैशन में हम जी रहे हैं, तो पाश्चात्यीकरण किया गया तो भारत की जो रहन सहन है, जहाँ यहाँ की संस्कृति है, तो एकदम से ही उपद्रव फैल सकता है। जब उपद्रव फैल सकता है तो हमें नुकसान हो सकता है। तो कंपनी इस कारण इसको नहीं चाहती थी मिशनरियों को यहाँ भारत में प्रवेश। तो अब हुआ क्या, आखिर जब तीनों तरफ से दबाव पड़ने लगा ब्रिटिश सरकार का, कि अंदर से तो व्यापारी और मिशनरियों का दबाव था ब्रिटिश संसद पर, और बाहर से किसका डर था बताइए? नेपोलियन बोनापार्ट का। वो कमर तोड़ ही रहा था इंग्लैंड की। तो फिर आखिरकार ब्रिटिश सरकार को 1813 का चार्टर एक्ट को लाना पड़ा। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है, आपकी इसकी पृष्ठभूमि, कि 1813 का चार्टर एक्ट आते ही आपके दिमाग में आए नेपोलियन बोनापार्ट का अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम को लाने का कहीं ना कहीं एक रूप है, एक उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में होता क्या है देख लीजिए, जो हमने अभी बताया सभी आपको एक एक पॉइंट, कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था, यानी मोनोपोली समाप्त हो गई थी। अब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी कोई सी भी थी वो इंडिया में आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय एवं चीन के व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा था। तो ध्यान रखना कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार तो खत्म हो गया था, लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। तो कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इसमें दिया गया। और तीसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिली। अब देखिए, जो इंग्लैंड ने यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च करने का जो प्रावधान किया था, वो क्यों किया था? देखिए, ब्रिटिश सरकार कितनी चालबाज थी या कैसे लोग थे वो, कि अब देखिए उनका जो इंडिया में क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बम्बई हुआ, और भी जगह फैल चुका था, क्योंकि कुछ सहायक संधि द्वारा हड़प लिए गए थे, कुछ अलग संधियों द्वारा हड़प लिए गए थे। तो काफ़ी विस्तार कर लिया था ब्रिटिश कंपनी ने। तो अब उन्होंने सोचा इस पर शासन करने के लिए भारत पर, तो अब हमें कुछ भारतीयों की भी आवश्यकता होगी। भारतीयों की आवश्यकता होगी तो पहले इनको शिक्षित किया जाए, अच्छे से शिक्षित किया जाए, जिस शिक्षित करके इनको हम अपनी कंपनी में नौकरी देंगे और इनकी सेवा प्राप्त करेंगे, तो ये हमारे गुणगान गाएंगे। तो इसी कारण कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट इसमें मिली थी। आप ईसाई धर्म को फैलाए और भारत में ईसाई धर्म की स्थापना हो। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में सभी प्रावधान थे, इम्पोर्टेंट थे। अब देख लेते हैं हम 1833 का चार्टर एक्ट। आज काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, फिर भी हम 1823 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो अभी तक चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार था, अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा वो अधिकार भी कंपनी से छीन लिया गया। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था व्यापार पर, लेकिन चीन और चाय पर एकाधिकार बना रहा था। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चीन और चाय पर
चीन से देखिए चीन में अफीम की खेती बहुत होती थी, तो इसी कारण चाय अब क्या हुआ, चाय और चीन से भी पूर्णतः समाप्त कंपनी का व्यापारिक अधिकार कर दिया गया था। अब क्या हुआ था, अभी तक बंगाल 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर और 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ध्यान रखना, भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और 1773 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत का गवर्नर जनरल, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा था, उसको अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए यानी कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसे केवल परिषदों की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मत देने का उसको अधिकार नहीं था। और इसी के तहत एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम की धारा सबसे महत्वपूर्ण है ये। इस 1833 के चार्टर एक्ट में 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय तथा चीन से पूर्णतः समाप्त, व्यापारिक अधिकार, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, एक विधि आयोग की नियुक्ति हुई, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम की धारा 87 के द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया और दास्ता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। अब आने वाली वीडियो में हम 1853 का चार्टर एक्ट देंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अपनी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा पुनः आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।